नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कोयल कैरिंग करंट। हमारे पास एक सर्कुलर कोयल है और उसका जो एक्सिस है उसके ऊपर एक पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो चलिए पहले तो हम वो एक्सिस ही देख लेते हैं कौन सा है और सर्कुलर कोयल हमने कहां पर ली है, किस प्लेन में ली है। तो पहले तो हम ले लेते हैं प्लेन ऑफ द पेपर, जो हमारा बोर्ड है या पेपर लगा लीजिए। तो वहां पर हमने ये लिया है एक प्लेन, उसी प्लेन में जहां पर प्लेन ऑफ द पेपर है या प्लेन ऑफ द बोर्ड है, ये हमने छोटा सा प्लेन मान लिया। अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने एक दूसरा प्लेन ले लिया। इसके अंदर हमारी जो एक करंट कैरिंग कोयल है ये हमने ली है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर प्लेन है यहां पर हमने ये करंट कैरिंग कोयल ली है। अब इसका एक्सिस क्या होगा, जो बिल्कुल इसके बीच से जाएगा। तो ये हमने इसका एक्सिस मान लिया और यहां पर हमने एक पॉइंट P मान लिया। तो यहां पर हम पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है जो इसके एक्सिस पर है। अब इस पॉइंट P पर हमें इस सर्कुलर कोयल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। इतना हम समझ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो ये करंट कैरिंग कोयल है इसके अंदर हम पहले तो करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं कि जो करंट है हमारा इस तरह से वो फ्लो कर रहा है, जो I करंट है इस तरह से वो फ्लो कर रहा है। और यहाँ पर हम कुछ स्मॉल एलिमेंट मान लेते हैं, करंट एलिमेंट। हमें पता है कि जो सर्कुलर कोयल होती है अगर हम इसको स्मॉल करंट एलिमेंट में डिवाइड कर दे तो ये पूरी कोयल हमारी हो जाएगी। तो हम स्मॉल करंट एलिमेंट मान लेते हैं। जैसे एक तो हम इस जगह मान लेते हैं और एक हम इसके बिल्कुल विपरीत इस जगह हम मान लेते हैं। अब जो ये करंट एलिमेंट है इनकी जो लेंथ है हम कितनी लेते हैं, dl, उसको वेक्टर फॉर्म में दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो करंट की डायरेक्शन ही होती है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो idl हमारा, हम इसको सीधा बोल देते हैं, जो ये लेंथ एलिमेंट है जो स्मॉल लिया है करंट एलिमेंट बोल देते हैं I इंटू dl करके। इसी तरह से यहाँ पर भी हमारा I इंटू dl ये भी एक करंट एलिमेंट हो जाएगा। ये समझिए आप कि ये जो है ये वाला एक करंट एलिमेंट हमने मान लिया और एक ये वाला करंट एलिमेंट मान लिया। अब इनके कारण से हम इस पॉइंट P पर पहले तो निकालेंगे जो मैग्नेटिक फील्ड है और फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो इसका सेंटर है वो O है और O से P तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि वो x है। ध्यान दीजिएगा, O से P तक का डिस्टेंस हमने मान लिया कि ये x है। और यहाँ से जो करंट एलिमेंट है हमारा, यहाँ से हम अगर एक पोजीशन देखें इस पॉइंट P की तो ये है हमारी, इस लाइन के थ्रू हम दिखाएंगे। और ये जो पोजीशन होगी हम इसको किससे डिनोट करेंगे, हम इसको r से डिनोट करेंगे या r वेक्टर कह लीजिए कि r वेक्टर से हम इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर होगा कि यहाँ से जो पॉइंट P की हमने पोजीशन को दिखाई है। इसी तरह से अगर यहाँ से हम देखेंगे तो वो भी हमारी इस तरह से इतनी ही होगी जिसको हम पोजीशन वेक्टर r से दिखाएंगे। इस सर्कुलर कोयल की रेडियस को मान लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक a मान लेते हैं। तो ये हम a मान रहे हैं, तो ये a हो गया, ये r हो गया जो पोजीशन वेक्टर है। अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो r ही रहेगा इसका, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। और ये x डिस्टेंस हो गया जो इस सेंटर से यहाँ तक है। अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू को निकालते हैं तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही आएगी जो यहाँ पर ये r की वैल्यू आएगी। अब देखिए ये a स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर, सॉरी जो ये a है और ये x है, तो r की वैल्यू को निकालेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। तो ये हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप नाम दे दीजिए कि ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, इस तरह से कह लीजिए। ये R है क्या, ये R है हमारा PC कह लीजिए या फिर PD कह लीजिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कह लीजिए या यहाँ से यहाँ तक कह लीजिए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। और ये जो एंगल है ये एंगल है, ये फाई एंगल है। इसी तरह से नीचे जो एंगल है ये भी फाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए ये जो है हमारा एंगल 90 डिग्री का है। ये सेंटर से अगर इससे और इसके बीच में देखें तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल है। और हमें पता है कि जब हम एंगल लेते हैं तो फाई एंगल होता है, राइट एंगल पे लेते हैं, ऊपर भी फाई नीचे भी, या फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू फाई, जो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये फाई एंगल हमने ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू बियोट-सावर्ट लॉ, अगर हम जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पॉइंट P पर, किसके कारण से, इस करंट एलिमेंट के कारण से जो C पर है या D पर है, तो पहले C पर निकाल लें। एक ही बात है, C पर निकालने या D पर निकालने, तो पहले C पर हम निकाल लेते हैं। तो इसके कारण से जो ये फॉर्मूला बनेगा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, तो वो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यही हमारे पास फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि यहाँ पे थीटा कितना है। थीटा क्या होता है? थीटा हमारा एंगल होता है जो करंट एलिमेंट आई डी एल है और जो पोजीशन वेक्टर आर है इनके बीच में। तो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर आर है और ये करंट जो एलिमेंट है आई डी एल है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा लार्ज करके देखें तो उससे हम इसको क्लियरली समझ पाएंगे। तो ये जो है एलिमेंट हमने यहाँ पर ये थोड़ा ये पोर्शन लार्ज करके देख लिया। अब देखिए ये जो है सारा सिलेंड्रिकल तरह का पोर्शन है। अगर यहाँ से हम कोई लाइन लेते हैं इस तरह से जो कि हमने ये दिखाई है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिखता है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 का है। ये अब इस तरह से है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है इस तरह से, इस तरह की एक सिलेंड्रिकल फॉर्म है इस तरह की। अब यहाँ से यहाँ पर आप कोई भी लाइन ले, ये भी 90 पे होगी। अगर यहाँ से ले लें तब भी ये 90 पे होगा, यहाँ ले लें तब भी ये 90 पे होगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है। तो इसी तरह से जैसे हमने ये जो लाइन ली है, चाहे कितनी भी टिल्टेड हो लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा। चाहे ये ऐसे हो तब भी 90 होगा, चाहे ये ऐसे हो तब भी यहाँ पर 90 होगा। क्यों? क्योंकि ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है। तो ये लाइन जो है उससे अगर हम देखेंगे तो 90 पर ही रहेगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये जो एंगल है वो 90 का है। तो 90 का है तो यानी कि थीटा यहाँ पर हो गया हमारा 90 डिग्री। ये आप समझ गए होंगे आइडियल और आर के बीच में 90 ये कैसे आया। तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो ये क्या आ जाएगा? म्यू नोट बाय 4 पाई और यहाँ पर आ जाएगा आई डी एल बाय आर की वैल्यू हम यहाँ पर ये रख देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर है, यहाँ पे आर था तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो डीबी की वैल्यू जो है हमने किस करंट एलिमेंट के कारण, जो सी पर करंट एलिमेंट था इसके कारण से निकाली। अब यहाँ पर इस डायरेक्शन ऑफ जो डीबी है इसको भी हम समझ लेते हैं। अब डायरेक्शन ऑफ डीबी को समझने के लिए हम राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड रूल का यूज कैसे करते हैं कि जहां से करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और जो कि फिंगर्स हैं वो डायरेक्शन दिखाएंगी कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है करंट की डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पर अगर थंब को रखेंगे आप तो जो फिंगर है ऊपर की तरफ जाएंगी, कर्ल होकर राइट हैंड को यूज करना है, ऊपर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ से अगर आप उसकी डायरेक्शन दिखाना चाहें तो इस तरफ दिखाएंगे। और इसी तरह से अगर आप इस एलिमेंट के कारण से देखें तो यहाँ पर फिंगर जो है इस तरफ थंब चला जाएगा, फिंगर जो है नीचे की तरफ आएंगी, इस डायरेक्शन में डीबी की डायरेक्शन होगी। यानी कि यहाँ पर आप इस तरह से लिख दें ये डीबी की डायरेक्शन है और ये डीबी डैश ले लेते हैं, ये डीबी डैश की डायरेक्शन है। ये आप समझे कि आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखना है राइट हैंड का और फिंगर को कर्ल करना है, तो वो ऊपर की तरफ जाएंगी। तो वही जो है हमने दिखाया है, यानी कि बिल्कुल जो डी एल और आर है इनके बिल्कुल परपेंडिकुलर ये होगा। डीबी की डायरेक्शन हमेशा यही होती है ना कि जो डी एल क्रॉस आर है इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है जो हमारा डीबी होता है। इनके क्रॉस जो प्रोडक्ट होता है इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वही चीज दिखाई गई है कि डी एल क्रॉस आर जो है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिखाया गया है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से देखें ये जो है इस डायरेक्शन में है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो डीबी है इसके दो कंपोनेंट हम ले सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हैं। तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम ले लेते हैं। अब ये जो एंगल है ये कितना होगा, ये एंगल हमारा फाई होगा। जैसे कि यहाँ पर भी अगर हम लेंगे जो हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वहां पर भी एंगल फाई होगा, अभी देखेंगे उसको भी। अब ये फाई होगा कैसे एंगल, अब देखिए ये जो टोटल एंगल है यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल एंगल है ये 90 है, 90 है। तो ये कितना हो गया 90 डिग्री माइनस फाई, ये वाला जो बीच वाला एंगल रह गया, ये वाला एंगल रह गया 90 डिग्री माइनस फाई। और इसी तरह से ये वाला यानी कि ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अब ये टोटल एंगल 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ये टोटल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस फाई है, ये जो इतना है, तो ये कितना हो गया हमारा फाई रह गया। इस तरह से फाई एंगल आ जाएगा। तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लिया और एक हमने वर्टिकल कंपोनेंट ले लिया। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास ये जो है, यानी कि ये जो है हमारा वर्टिकल लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा। क्यों? क्योंकि फाई के साथ वाला है। तो फाई के साथ वाला है तो डी बी कोस फाई बनेगा। इसको ध्यान से समझिएगा, ये वर्टिकल लाइन तो है
लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि फाई जो एंगल है इसके साथ है, यानी कि ये आधार है, बेस है, तो बेस कंपोनेंट बनेगा डीबी कोस फाई, ये चीज। लेकिन ये जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है, अब यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ये वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, जो कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, यानी कि डीबी साइन फाई। तो ये समझ गए होंगे। इसी तरह से जो डीबी डैश है, इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और यहाँ पर एंगल कौन सा फाई होगा, ये वाला एंगल फाई होगा, जैसे कि हमने ये निकाला इसी तरह से ये एंगल फाई होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, डीबी डैश कोस फाई, क्योंकि ये फाई के साथ वाला इस लाइन का एंगल है, और इसके बिल्कुल ये जो सामने है इस तरफ है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, डीबी डैश साइन फाई। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे वर्टिकल लाइंस हैं, या कहें कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसके, तो ये दोनों कट आउट हो जाएंगे, क्योंकि इक्वल है और अपोजिट है, तो ये कट आउट हो गए हमारे पास। तो किसके कारण से हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है बची है, या कहें कि जो रह गई है, कौन से कंपोनेंट रह गए हैं, डीबी साइन फाई और डीबी डैश साइन फाई। तो ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास रह गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्सिस, अब ये तो एक्सिस है इस सर्कुलर कोयल का, यही एडअप होंगे, बाकी जो ये कंपोनेंट है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एडअप होंगे। इसी तरह से जो भी करंट एलिमेंट होंगे इक्वल एंड अपोजिट, इस तरह से डायमेट्रिकल फॉर्म में देखें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इस तरह से कितने भी हों, बहुत सारे होंगे इसके अंदर, तो उसके अंदर यही हमें चीज मिलेगी, यानी कि अलोंग द एक्सिस ही वो एडअप होते हुए मिलेंगे। अब अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड को निकालना चाहते हैं इस पॉइंट P पर, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जो सारी सर्कुलर कोयल है उसके लिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा B, और इंटीग्रेशन हो जाएगा कौन से कंपोनेंट का, सिर्फ इसका, जो कि dB है अलोंग द एक्सिस dB साइन फाई, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर dB की वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास ये वैल्यू आई थी, ये क्या थी हमारे पास, म्यू नॉट I dl यही था, और डिवाइड में ये क्या था 4 पाई और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही वैल्यू थी हमारे पास, ये आ जाएगी। लेकिन इसके साथ यहाँ साइन फाई भी है, तो यहाँ पर हम साइन फाई को लिख देंगे, तो यहाँ साइन फाई लिख दिया। अब यहाँ पर फिर से जो इंटीग्रेशन से बाहर सारे कॉन्स्टेंट्स को ले लेंगे हम, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई i, और यहाँ पर आ जाएगा साइन फाई, ये साइन फाई आ गया, नीचे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इंटीग्रेशन किसका होगा, जो कि dl है, जो कि हमारे स्मॉल लेंथ के जो भी एलिमेंट्स हैं उनका। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम साइन फाई की वैल्यू को निकालते हैं तो वो भी हम निकाल सकते हैं। हम देखिए यहाँ फाई ये है, तो साइन फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन फाई क्या होता है हमारे पास, जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेन्यूस है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, यही होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर इस एंगल के बिल्कुल सामने वाला ये a है, और हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर, ये है r की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो यहाँ पर ये क्या जाएगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आ गया। तो साइन फाई की वैल्यू तो हम ये यहाँ पर पुट कर देंगे, और जो dl है, dl की वैल्यू क्या आएगी, अब ये पूरा सर्कमफ्रेंस है, इसका रेडियस a है, तो dl की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू a, तो ये 2 पाई इंटू a आ जाएगा, 2 पाई और a जो है रेडियस, तो ये इसका पूरा जो सर्कमफ्रेंस है ये आ जाएगा। अब ये दोनों जो वैल्यू है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो जो b की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इस वैल्यू को नोट कर लीजिए। अब b की वैल्यू को निकालते हैं, और b की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो b की वैल्यू रहेगी हमारे पास, ये क्या आ जाएगी, म्यू नॉट I, और नीचे क्या आ गया हमारे पास 4 पाई, यहाँ पर आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और इसके साथ अब अंडर रूट में आ गया a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही आया हमारे पास जब हमने साइन फाई की वैल्यू को पुट किया है, और ऊपर क्या है a है इसके ऊपर, और यहाँ पे ये आ जाएगा dl की जगह 2 पाई a, तो ये हमारे पास आ गया। इसको फर्दर से आप सोल्व कर सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आ गया। अब ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी जो पावर है और जो इसकी पावर है, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखिए इसकी पावर है 1 प्लस इसकी पावर कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की 1/2, एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, ये पावर की बात की है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/2। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि हमने क्या किया, पावर को एडअप कर लिया, ये हमारे पास आ गई, यानी कि 3/2 हमारे पास हो गई, और यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट
2 पाई, ये 2 पाई है, a स्क्वायर और ये जो i है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और किसके अलोंग होगी ये? अलोंग जो हमारा px है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल जो हमने एक्सिस लिया है, जो सर्कुलर कोयल का बिल्कुल मिडल वाला एक्सिस है, उसके अलोंग हमने लिया है। अगर हम फिगर को देखें, ये जो है ये वाला एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि इसी में एड अप हुए हैं सारे कंपोनेंट। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और अगर हम n टर्न्स की बात करते हैं, ये तो हमने सिर्फ एक टर्न के अंदर बात की, यानी कि कोयल को हमने सिर्फ इस तरह से लिया। अब यहाँ कोयल के n टर्न हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो dl की इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो सिर्फ हमारे पास ये चेंज हो जाएगी, 2 पाई a तो था ही, इंटू n हो जाएगा। तो dl की जगह बस वो वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये जो है हमारा n टर्न्स के लिए भी ये वैल्यू आ जाएगी। अगर इसका फॉर्मूला लिखें n टर्न के लिए, तो ये क्या रहेगा? म्यू नोट बाय 4 पाई, और यहाँ पर ये क्या जाएगा? 2 पाई n आई a का स्क्वायर, और डिवाइड में ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। सेम रहेगी सारी इक्वेशन, बस यहाँ पर जो n है और मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इस तरह से आप टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, जो एक्सिस है करंट कैरिंग कॉइल का उसके ऊपर। चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस ले लेते हैं। पहला केस ले लेते हैं कि जो पॉइंट P है। अब पॉइंट P कौन सा है, ये ध्यान रखना है आपको। पॉइंट P ये वाला पॉइंट P है। अगर ये पॉइंट P हमारा सेंटर ऑफ द कोयल पे हो, यानी कि यहाँ ये जो x है ये 0 हो जाए। अगर इस P को हम यहाँ पर रख दें तो x तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है हमारी रिफॉर्म हो जाएगी। अगर पॉइंट P हो एट सेंटर पर, सेंटर ऑफ सर्कुलर जो कोयल है उसका, तो x क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, ये हमारी जो रिलेशन है ये चेंज हो जाएगी। म्यू नोट बाय 4 पाई 2 पाई n आई a का स्क्वायर, और नीचे यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? x तो अब हमारा 0 हो गया। a स्क्वायर है, a स्क्वायर की पावर 3/2 है हमारे पास। तो यहाँ पर इसको हम सोल्व करके दिखा देते हैं। a स्क्वायर की पावर क्या है? 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल, a क्यूब हो गया। a क्यूब ऊपर a स्क्वायर है, तो यहाँ पर नीचे a रह जाएगा सिंपल। तो ये हो जाएगा म्यू नोट बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई n आई। अब a ऊपर से कैंसिल आउट हो गए सारे, नीचे रह गया a। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाती है। मान लीजिए कोई भी केस आप बना सकते हैं। हमने पॉइंट P को सेंटर पर ले लिया, यानी कि x 0 ले लिया। इसी तरह से दूसरा केस भी आप ले सकते हैं। दूसरे में क्या ले सकते हैं कि अगर आप x को बहुत बड़ा मान लें a से। अब x क्या है? x हमारा डिस्टेंस है जो कि यहां से यहां तक है। इस x को इस रेडियस से काफी बड़ा मान लें, यानी कि काफी दूर मान लें, तो a को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एक तरह से उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पर a को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, और जो b की वैल्यू है, अब यहाँ पर ये क्या आ जाएगी? म्यू नोट बाय 4 पाई, और ये आ जाएगी 2 पाई n आई a का स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा x का क्यूब। अब यहाँ पर जो a की वैल्यू थी हमने इसको नेग्लिजिबल मान लिया, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास n आई, और इसके साथ जो ये a स्क्वायर है, और यहाँ पर ये पाई है, यानी कि पाई a स्क्वायर को यहाँ पर आप एरिया लिख सकते हैं। पाई a स्क्वायर एरिया क्या होगा हमारे पास? पाई r स्क्वायर यही होता है जो करंट लूप का होगा। तो इसकी जगह आप ये a कैपिटल A लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको अभी नेग्लेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2NIA, ये लिख सकते हैं, और इसके साथ जो है हमारे पास म्यू नोट बाय 4 पाई तो है ही, और डिवाइड में क्या है हमारे पास x क्यूब। तो यहाँ पर म्यू नोट बाय 4 पाई और 2NIA हमने लिखा है, और डिवाइड में x क्यूब लिखा है। तो ये कब है? जब आपने x को बहुत बड़ा माना है a से, यानी कि जो रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल है उससे। और यहाँ पर एक चीज और आप समझ सकते हैं, जो I इंटू a होता है, यानी कि जो करंट इंटू जो एरिया है, इसको आप मैग्नेटिक डाइपोल भी बोलते हैं। आप इसको m से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर n टर्न है कोयल की, तो NIA को आप m से डिनोट कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, यानी कि इसी को अगर आप रिफॉर्म करना चाहे इसी रिलेशन को, तो म्यू नोट बाय 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ 2m आ जाएगा, इसकी जगह m आ जाएगा, और ये सारी इक्वेशन जो है, रिलेशन जो है, इस तरह से चेंज हो जाएगी अगर I इंटू a को आप m के इक्वल रखते हैं। अब ऐसा यूनिट जो होती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की, अगर वो देखें तो I क्या है? एम्पियर, और एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसकी SI यूनिट होती है।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं इन रिलेशन से जो आप निकाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल की बात की है तो यहाँ पर पोलैरिटी की भी बात कर लेते हैं। अब जो पोलैरिटी है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि साउथ पोलैरिटी है या जो नॉर्थ पोलैरिटी है। तो इसके लिए हमें सर्कुलर कॉइल को लेना है और उसके अंदर करंट की डायरेक्शन को देखना है। मान लीजिए इस तरह का जो है करंट है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो आप इस तरह से एक लूप बना देंगे, क्लॉकवाइज में ही है ये भी, और इस तरह से भी एक लूप बना देंगे, ये भी क्लॉकवाइज में है, तो इन दोनों को मिला देंगे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट है तो उसकी जो पोलैरिटी होगी तो उसके पास साउथ पोलैरिटी होगी। तो इस तरह से जो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देखनी है और आप बता सकते हैं कि उसकी पोलैरिटी क्या है, तो यहाँ पर साउथ पोलैरिटी है। इसी तरह से मान लीजिए कोई आपने इस तरह सर्कुलर कॉइल ली और इसके अंदर करंट जो है अब हम उल्टा ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्लॉकवाइज था तो एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज आप इस तरह से एक लाइन लगा देंगे और यहाँ से भी यानी किसी डायरेक्शन में, नहीं एरो के डायरेक्शन में लाइन लगा देनी है और इनको मिला देना है। तो ये एन की वर्ड की फॉर्म बन गई। तो यहाँ पर इसके पास क्या पोलैरिटी होगी, इस फेस के पास नॉर्थ पोलैरिटी होगी। तो इस तरह से साउथ पोलैरिटी क्लॉकवाइज करंट के लिए और नॉर्थ पोलैरिटी जो है एंटी क्लॉकवाइज करंट के लिए एक सर्कुलर कॉइल में आप दिखा सकते हैं। तो ये भी हमें समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक केस और लेते हैं और इसके अंदर हम x को एक इक्वल ले लेते हैं, यानी कि जो डिस्टेंस था सेंटर से पॉइंट का और जो रेडियस थी कॉइल की, ये दोनों ही बराबर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो a था और ये जो x था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस था, इन दोनों को बराबर ले लेते हैं। तो इन दोनों को बराबर ले लेंगे तो भी हमारी रिलेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आ जाएगी और यहाँ पर ये आ जाएगी 2 पाई n i a का स्क्वायर और डिवाइड में आ जाएगा x। अब a के इक्वल है हमारा, x a के इक्वल है यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू 3/2 हम ले लेंगे। इसको फर्दर जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा, म्यू नॉट n i, जब आप इसको सोल्व कर लेंगे पूरा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 की 5/2 और a। तो ये कैसे आया ये भी समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी पावर कितनी है 3/2। अब 2 की पावर अगर अलग से लेंगे तो 3/2 आएगी, a की पावर अगर अलग से लेंगे हम तो a की स्क्वायर इंटू 3/2 आएगी, यानी कि ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, a का क्यूब बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा 2 की 3/2 इंटू a का क्यूब बचा। अब 2 की 3/2 यहाँ पर है हमारे पास और यहाँ पर आप कैंसिल आउट करते हैं तो पाई से पाई कैंसिल आउट और यहाँ 2 2 जा पर 2 आ गया। अब 2 इंटू 2 की 3/2 ये कितनी पावर होगी, यानी कि 1 प्लस 3/2, ये वाली पावर एडअप होगी, इसकी पावर 1 है इसकी 3/2 है तो ये कितनी आ जाएगी 5/2। तो यहाँ पर हमने यही तो दिखाई है 2 की पावर 5/2, a की पावर क्यूब है, ऊपर a का पावर स्क्वायर है तो कैंसिल आउट होगा, नीचे सिर्फ a बच जाएगा और ऊपर क्या बचा हमारे पास ni बच जाएगा। तो इसलिए म्यू नॉट ni और ये पूरी रिलेशन हमारी बन जाएगी इसके लिए जब x इक्वल टू a होगा। तो इस तरह से आप जो सारी रिलेशंस हैं उनको समझ सकते हैं, कुछ प्रॉपर केसेस बना सकते हैं और उनको जो है रिलेशन जो है उनके लिए अलग अलग निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।